हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एफिशियल क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग पंचकर्म के ही इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करने वाले हैं और जिसमें हम लोग वमन कर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पंचकर्म के 5 कर्मों में से वमन कर्म हमारा सबसे पहला कर्म माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, ये कैसे कराया जाता है वमन, ये सब आज हम आपको बताएंगे। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे जब भी कोई क्लास हो अपलोड वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच टू दीप्ति गुप्ता एंड मेगा बॉय 56 जिन्होंने कमेंट करके हमें बताया कि इन्हें हमारी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं। आगे भी हम लोग और भी क्लासेस अपलोड करेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर जाइए। जब भी आप लोग हमारा चैनल खोलते हैं तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट आप ओपन करिए, उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट नोट्स की। कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन वाली वीडियोस भी हैं, वो वीडियोस भी आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। और बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे बुक्स के बारे में पूछते हैं, तो हमने बुक्स के लिए भी वीडियोस डाली हैं, तो वो वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें बताई गई है कौन कौन सी बुक आपको रेफर करनी है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें वमन कर्म के बारे में पढ़ना है। वमन कर्म क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने से पहले जानना चाहिए कि ये वमन जो बताया गया है शब्द, इसका अर्थ क्या है। वमन का अर्थ है उल्टी कराना। ठीक, इसको हम लोग छर्दी भी बोलते हैं। पर छर्दी जब हम बोलते हैं तो हम ये डिजीज वाइज बोला जाता है कि किसी को उल्टी हो रही है। बहुत लोगों को उल्टी हो जाती है ना, बीमारी के तौर पे जब हम देखते हैं तो उसको छर्दी बोला जाता है। लेकिन जब वमन हम बोलते हैं तो ये एक थेराप्यूटिक आपका प्रोसीजर होता है जिससे हम लोग शरीर के दोषों को मुंह के द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो वमन कर्म में आपको उल्टी कराई जाती है, वॉमिटिंग कराई जाती है। वॉमिटिंग का ही ये एक मेडिकेटेड प्रोसीजर है वॉमिटिंग का, जिसमें मेडिसिन आपके मुंह से ओरल रूट से ही पिलाई जाती है और ओरल रूट से ही आपके दोषों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, सो ये ऊपर के जितने आपके आमाशय में और आपके जितने भी दोष हैं वहां पे, उनको ये बाहर निकाल देता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, पूर्व कर्म करना है। पूर्व कर्म के लिए हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि उसमें दीपन पाचन कर्म आता है, स्नेहन कर्म आता है, स्वेदन कर्म आता है, जिसमें शरीर में बाहर शाखाओं में आपकी धातुओं में जितने भी दोष फैले हुए हैं, प्रकुपित हैं, वो सब आपका मृदुकरण होके, द्रवीकरण होके आपके कोष्ठ में आ जाता है। फिर कोष्ठ से आप इसको वमन करा के बाहर निकाल सकते हो, विरेचन करा के बाहर निकाल सकते हो। जो 5 तरह की पंचकर्म के प्रोसीजर्स बताई गई हैं वो प्रधान कर्म होती है और वो प्रोसीजर करके आप इन दोषों को कोष्ठ से बाहर निकाल सकते हो। तो पंचकर्म के 5 प्रोसीजर में से वमन कर्म आपका पहला प्रोसीजर है जो बताया गया है और इसमें वमन कारक दवाइयां पिला के ये प्रोसीजर कराया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हमें जानने चाहिए। देखिए, वमन कर्म क्या होता है। दिस इज द बेस्ट थेरेपी फॉर एलिमिनेटिंग कफ दोष। अगर किसी को कफज रोग है, कफ डिजीज है, कफ उसकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो वमन कर्म को बेस्ट माना गया। सबसे बेस्ट प्रोसीजर पंचकर्म, 5 कर्मों में वमन कर्म सबसे बेस्ट होता है कफज दोषों को हरण करने के लिए। दिस इज अ प्रोसेस इन विच दोषस आर एलिमिनेटेड थ्रू द माउथ। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मुंह से दोषों को बाहर निकाला जाता है। वमन कर्म इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स, स्पेशली इन वसंत ऋतु, फॉर कीपिंग देम हेल्दी। तो इसको हम लोग वासंतिक वमन कहते हैं। अभी भी वसंत ऋतु ही चल रहा है, तो वासंतिक वमन इसको बोला जाता है। ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी करा सकता है अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है, तो वासंतिक वमन इसको कहा जाता है। बहुत जगहों पे वासंतिक वमन होता है। हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल में वासंतिक वमन अभी चल रहा है प्रोसीजर। वसंत ऋतु में अगर आप इसको कराते हैं, नॉर्मल जो डिजीज नहीं है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो हेल्दी रहने के लिए भी करा सकते हैं। ठीक है, द बेस्ट वमन द्रव्य इज मदन फल। मदन फल एक ड्रग है, एक प्लांट है जिसका फल इस्तेमाल होता है वमन कराने के लिए, उल्टी कराने के लिए। सबसे बेस्ट होता है ये मदन फल को वमन द्रव्य में सबसे बेस्ट माना गया है। ओके, मैं आगे आपको दिखाऊंगी मदन फल कैसा दिखता है।
तो अभी हम लोग और एक पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है ये, क्वालिटीज ऑफ वामक द्रव्य। तो जो भी वामक द्रव्य होते हैं, वमन कारक द्रव्य होते हैं, सिर्फ मदन फल नहीं होता, मदन फल के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप यूज कर सकते हो। अगर किसी को मदन फल नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे भी दूसरी चीजें हैं जो आप यूज करा के वमन करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वमन द्रव्य के जो गुण होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, उष्ण होना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए, व्यवायी होना चाहिए, विकासी होना चाहिए और ऊर्ध्व भाग हर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्व भाग हर, क्योंकि मेडिसिन जब हम ले रहे हैं तो मेडिसिन लेंगे वो स्टमक तक जाएगा, फिर ये सारे दोषों को लेके ऊपर की मार्ग से बाहर निकलेगा। अगर ये ऊर्ध्व भाग हर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो मेडिसिन है ये पाचन होके नीचे चला जाएगा, ठीक है, और एनल रूट से निकलेगा फिर डाइजेस्ट होके। तो ये ऊर्ध्व भाग हर होना चाहिए अगर आपको वमन कराना है तो, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वामक द्रव्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए मूलिनी द्रव्य, मूलिनी द्रव्य में जिस द्रव्य के मूल या रूट इस्तेमाल होते हैं। तो कौन कौन से ड्रग के रूट इस्तेमाल होते हैं, वचा, क्षणपुष्पी, बिंबी, ठीक है, इनके रूट्स इस्तेमाल होते हैं। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कौन सा मूलिनी द्रव्य है जो कि वामक द्रव्य होता है। तो उसमें वचा, क्षणपुष्पी या बिंबी अगर हो ऑप्शन में तो आप उसको चूज कर सकते हैं। नंबर 2 में है फलिनी द्रव्य। फलिनी द्रव्य में फल इस्तेमाल होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं पेड़ों के वो इस्तेमाल होते हैं आपके वमन कर्म के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, धामार्गव, इक्ष्वाकु, जिमूत, त्रपूष, हस्तिपर्णिनी, कृतवेधन, मदन फल और इंद्रयव, ठीक है। तो ये सारे फल इस्तेमाल होते हैं इन प्लांट्स के आपके वमन कराने के लिए। नंबर 3 में है लवण द्रव्य। लवण द्रव्य, लवण सबको पता है, नमक, तो बहुत तरह की नमक मिलती है। उसमें कौन कौन से नमक हैं जो वमन के लिए इस्तेमाल हो सकती है, सौवर्चल, सैंधव, विड लवण, औद्भिद लवण और सामुद्र लवण, ठीक। तो ये 5 तरह के लवण हैं जो आप वमन कर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है वमन उपग द्रव्य, वमनोपग द्रव्य, ठीक है। वमन उपग, उपग मीन्स जो हेल्प करता है, ठीक, ये हेल्प करता है मेन ड्रग को। सो सिर्फ मदन फल आपको नहीं देना, इसके साथ आपको हेल्प करने के लिए वमन के प्रोसीजर को और अच्छे से कराने के लिए आप कुछ द्रव्य उसमें मिला सकते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, मधु, मधुक, मधु का आपका यष्टि मधु होता है, कोविदार, करबूदार, कदम्ब, हिज्जल, बिंबी, क्षणपुष्पी, सदापुष्पी और प्रत्यक पुष्पी, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो वमन उपग बताए गए हैं। एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, वमन उपग द्रव्य क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये सारे प्लांट्स के नाम याद रखने हैं। इनमें से कोई प्लांट आया हो तो वो वमन उपग द्रव्य होता है, ठीक है। यहाँ राइट साइड में आप लोग एक पिक्चर देख सकते हैं, ये किसका पिक्चर है, अगर आपने कभी पहले देखा हो ये फल बेर जैसा ये नजर आ रहा है, लेकिन ये बेर नहीं है, ये मदन फल है, ठीक है। तो मदन फल सबसे बेस्ट द्रव्य है हमारे वामक द्रव्य में, और ये मदन फल का प्लांट है जो इस तरह का दिखता है। सूखने के बाद ये फल जो होते हैं इस तरह के दिखते हैं, इसको पाउडर कर लिया जाता है, इसका चूर्ण इस्तेमाल होता है वमन कर्म के लिए। तो वमन द्रव्य देखिए और भी बताए गए हैं, वमन द्रव्य का वर्णन किया गया है हमारी संहिताओं में, और उसमें बहुत सारे योग बताए गए हैं। योग में प्रिपरेशंस बताई गई हैं, मदन फल की बहुत सारी प्रिपरेशन बताई गई है, जिमुत की, इक्ष्वाकु की, इन सब की प्रिपरेशंस बताई गई हैं। किसी भी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा पेशेंट को सूट करे। अगर कोई पेशेंट चूर्ण नहीं ले पा रहा है तो उसको कषाय फॉर्म में आप दे सकते हो, कषाय नहीं ले पा रहा है वलेह फॉर्म में दे सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग प्रिपरेशंस बताई गई हैं जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर्स आपको पक्का याद रखने हैं, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मदन फल के कितने योग बताए गए हैं, सो 133 योग बताए गए हैं, जिमूत के 39 योग बताए गए हैं, इक्ष्वाकु के 45 योग बताए गए हैं, कृतवेधन के 60 और धामार्गव के 60 योग बताए गए हैं। बाकी रह गया कूटज, कूटज के 12 योग बताए गए। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि वमन द्रव्य 6 बताए गए हैं, ये भी नंबर इंपॉर्टेंट है, मदन फल, जिमूत, इक्ष्वाकु, कृतवेधन, धामार्गव और कूटज। टोटल वमन योग कितने बताए गए हैं, 350
25। ये नंबर आप लोग याद रखिएगा। ठीक, एग्जाम में बहुत बहुत पूछा जाता है ये नंबर। इंडिविजुअल ड्रग के नंबर भी पूछे जाते हैं, मदन फल के योग कितने हैं ऐसे पूछे जाते हैं, नहीं तो टोटल वमन द्रव्य के योग कितने बताए गए हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप ये नंबर याद रखिएगा। यहाँ पे राइट साइड में आप लोग पिक्चर्स देख सकते हैं। तो जो प्लांट सबसे पहला वाला तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, ये आपका मदन फल है। ठीक है, मदन फल। उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे देखिए, ये है जिमूत। जिमूत का पौधा और फल इस तरह के दिखते हैं। नंबर 3 में है इक्ष्वाकु, ये है आपका इक्ष्वाकु। उसके बाद ये है कृतवेधन। नंबर 4 में कृतवेधन के जो फल होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं। उसके बाद है धामार्गव, नंबर 5 धामार्गव है ये। और नंबर 6 ये है कूटज का पौधा। ये इसके फल जब लगते हैं तो उसका भी इस्तेमाल होता है वमन द्रव्य के रूप में। ठीक है, तो ये प्लांट्स आप लोग अच्छे से पहचान लीजिए। आप लोगों ने देखे होंगे इनमें से कई प्लांट्स भी। ये सब्जियां भी आपने देखी होंगी, सब्जियों के दुकान में मिलती हैं ये सब्जियां, है ना। तो ये आप लोग पहचान लीजिए ताकि जब आप ड्रग कलेक्शन करने जाए तब आपको प्रॉब्लम ना हो, आप पहचान के ला सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया है, मदन फल ग्रहण काल। तो मदन फल आपको कब कलेक्शन करना है? अगर आप मदन फल कलेक्शन करने जा रहे हो तो आपको वसंत और ग्रीष्म ऋतु, इन दोनों ऋतुओं में, वसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में, इसके अलावा अश्विनी या फिर पुष्यामी या फिर मृगशीरा नक्षत्र में आपको ये मदन फल कलेक्ट करना चाहिए। उस टाइम पे ये ऐसे नक्षत्र और ऋतु क्यों बताए गए हैं आप सबको पता है, जब उस मेडिसिन का पोटेंसी या फिर उसकी प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है उस टाइम पे ही हमें उसे कलेक्ट करना चाहिए, तभी तो वो इफेक्टिव होगी ना बीमारी भगाने के लिए। इसीलिए मदन फल जब आप कलेक्ट कर रहे हो तो वसंत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में कलेक्ट करो, तो उसमें डिजीज को भगाने की, व्याधि हरण का जो पावर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसको उसी टाइम पे कलेक्शन करना चाहिए। ये नक्षत्र जो बताए गए हैं इसका भी इफेक्ट रहता है। इन नक्षत्रों में आप अगर ये कलेक्ट करें तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। डोज ऑफ मदन फल चूर्ण, मदन फल चूर्ण अगर आप ले रहे हैं तो कितना आपको लेना है, अंतर नख मुष्टि प्रमाण। अंतर नख मुष्टि प्रमाण, मुष्टि मीन्स मुट्ठी करनी है आपको, नाखून को अंदर की तरफ करके मुट्ठी करनी है और उसमें जितना चूर्ण आपका आए उतना ही चूर्ण आपको प्रोसीजर के लिए लेना है। ठीक है, अंतर नख मुष्टि प्रमाण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि मदन फल का प्रमाण कितना होता है, तो अंतर नख मुष्टि प्रमाण होता है। इस तरह से आपको मुट्ठी करके, इस मुट्ठी के अंदर जितना चूर्ण है, नाखून आपको अंदर की तरफ रखने हैं, तो ये अंतर नख इसलिए बोला गया है। ठीक है, और जितना चूर्ण इसमें आ जाए उतना आपको लेना है। इसके बाद देखिए, जब भी हम लोग वमन करते हैं या फिर विरेचन करते हैं तो ये शोधन का प्रोसीजर है। कैसे पता चला है कि कितना शोधन हुआ बॉडी का? ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है वमन को और विरेचन को प्रधान शुद्धि, मध्यम शुद्धि और स्वल्प शुद्धि में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोग याद रखिएगा, अगर 8 बार वेग आए और 2 प्रस्थ, ये आपकी क्वांटिटी है जो वमन हुआ उसकी क्वांटिटी है, सो ये इतना वमन हो जाए तो प्रधान शुद्धि उसको मानना चाहिए। अगर 6 वेग आए और 1.5 प्रस्थ आपका वमन, आपका मटेरियल निकले तो वो आपको मध्यम शुद्धि मानना चाहिए। अगर स्वल्प शुद्धि है तो उसमें 4 वेग आएंगे और कम से कम 1 प्रस्थ आपका वमन द्रव आपका बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग वोमिट बोलते हैं ना, वोमिट कितना बाहर आया। तो ये इसको मेजर करना है एक बाल्टी में जो कि कैलिब्रेटेड हो, जिसमें पता चल जाए कि कितना लीटर है क्या है, तो उसमें आपको ये कलेक्ट करना है वॉमिट और फिर उसको मेजर करके आप देख सकते हैं कि कौन से तरह का शुद्धि हुआ है। विरेचन में भी वैसा ही है, प्रधान शुद्धि में 30 वेग आते हैं, 4 प्रस्थ विरेचन जो है मल बाहर निकल जाता है, मध्यम शुद्धि में 20 वेग होते हैं और 3 प्रस्थ मल बाहर निकलता है और स्वल्प शुद्धि में 10 वेग आते हैं और 2 प्रस्थ मल बाहर निकलता है। यहाँ पे ये एक साथ दिया गया ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो कि वमन में 8, 6, 4 ऐसे याद रखने हैं और विरेचन में 30, 20 और 10 याद रखने हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दोष, तो जब वमन होता है तो क्या होता है, उसमें वमन में औषध सबसे पहले निकलता है, जो औषध आपने पिलाई वो सबसे पहले निकल जाता है, उसके बाद कफ बाहर निकलता है और फिर उसके बाद पित्त बाहर निकलता है। ठीक है, और विरेचन में क्या होता है, सबसे पहले वात बाहर निकलता है,
फिर पुरुष बाहर निकलता है, फिर पित्त निकलता है और उसके बाद कफ निकलता है। ओके, तो जब पित्त निकल आए वमन में उसके बाद आपको फिर ये प्रोसीजर क्या है बंद कर देना चाहिए, मतलब उतना ही वो सही होता है, उतना ही आपको कराना चाहिए। मैं आगे भी इसके बारे में आपको और बताऊंगी। तो देखिए स्टेजेस ऑब्जर्व्ड इन वमन कर्म एज पर चरक। तो क्या क्या स्टेजेस हैं इसमें। जब वमन आप मेडिसिन उसको पिला रहे हो और उसको वमन होने वाला है तो उसमें क्या होता है, उसको बहुत सारी स्वेटिंग होने लगती है, पर्सपिरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, पर्सपिरेशन होने लगता है। तो इससे पता चलता है कि जो दोष है वो लिक्विफाई हो रहे हैं, ठीक है, वो द्रवीभूत हो रहे हैं। उसके बाद होता है लोमहर्ष। लोमहर्ष ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में, इस तरह से लोमहर्ष, सर्दियों में भी आपके रोंगटे खड़े हो जाना जिसको बोलते हैं, तो लोमहर्ष आता है वमन होने से पहले। उसमें क्या आपको पता चलेगा कि दोषों का स्थान भ्रंश हुआ, तो जहाँ पे उन्होंने स्थान संश्रय किया हुआ था वहां से वो निकल के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड स्टेज में आता है हृल्लास। हृल्लास या जी मचलाना जिसको हम लोग बोलते हैं। आस्य संश्रव भी इसमें होता है, मुंह में लाला श्राव होता है, बहुत सारा सलाइवेशन होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि दोष ऊपर के मार्ग से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ दोष। तो दोषों का स्थिति हम पता कर सकते हैं इन सारे लक्षणों को देख के। उसके बाद देखिए क्या दिया है, 4 ways ऑफ नोइंग द वमन कर्म। तो वमन कर्म सही से हुआ कि नहीं, कैसे हम इसको जान सकते हैं। लैंगिकी, लैंगिकी मीन्स सारे जो सिम्टम उसके आ रहे थे उससे उसको रिलीफ हो जाता है, फीलिंग ऑफ रिलीफ फ्रॉम ऑल सिम्टम्स। वैगिकी क्या है, 4 वेग अवर, 6 वेग मध्यम और 8 वेग उत्तम, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी। तो ये वेग देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि वमन कर्म कितना हुआ है और कैसा हुआ है। उसके बाद है मानकी। मानकी मीन्स जो वमन मटेरियल जो निकल रहा है, वॉमिट जितना निकल रहा है उसको आपने जब मेजर किया तो 1 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ और 2 प्रस्थ ये बताया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, 1, 1.5 और 2 प्रस्थ बताया गया है अवर, मध्यम और उत्तम शुद्धि के लिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है अंतकी। अंतकी में पित्तांतम इष्टम वमनम बोला गया है, ठीक है। सो पित्त अगर आपको नजर आए तो उसमें आपको वमन बंद करवा देना चाहिए या फिर उतने में वमन आपका बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पित्त दर्शन तक आपको वमन कराना चाहिए। ये 4 प्रोसीजर्स हैं, इसमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हो वमन कर्म आपको कितना कराना है डिसाइड करने के लिए, ओके। उसके बाद आते हैं डोज ऑफ वामक द्रव्य, कितने डोज में आपको लेना चाहिए। तो अंतर नख मुष्टि प्रमाण ऑफ मदन फल पिपली अगर आप ले रहे हो, मदन फल और पिपली चूर्ण का मिक्स अगर आप ले रहे हो मिश्रण, तो उसको आपको अंतर नख मुष्टि प्रमाण में लेना चाहिए, ये चरक आचार्य ने बताया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था अंतर नख मुष्टि प्रमाण। और सुश्रुत ने क्या बोला है, अगर मध्यम बल व्याधि हो और रोगी मध्यम बल का हो तो आप कषाय बना के दे सकते हैं, 4 पल या 1 अंजलि मात्रा में आप दे सकते हैं। चूर्ण में 1 कर्ष और कल्क में 1 कर्ष प्रमाण में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू शारंगधर द डोज ऑफ कषाय कितनी है। उत्तम मात्रा इसकी 9 प्रस्थ बताई गई है, मध्यम मात्रा 6 प्रस्थ बताई गई है, 6 प्रस्थ है ये, और हीन मात्रा इसकी 3 प्रस्थ बताई गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। 9 प्रस्थ, 6 प्रस्थ और 3 प्रस्थ कषाय की मात्रा बताई गई है। और शारंगधर अनुसार कल्क की मात्रा कितनी बताई गई है, कल्क और चूर्ण अवलेह, तो इतना बताया गया है यहाँ पे। कल्क, चूर्ण और अवलेह की मात्रा, उत्तम मात्रा है 3 पल, मध्यम मात्रा है 2 पल और हीन मात्रा है 1 पल, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद आइए देखते हैं इंडिकेशन ऑफ वमन, तो कहाँ कहाँ आपको वमन कराना चाहिए, कौन कौन से डिजीज में। तो इसमें आ जाता है पीनस, कुष्ठ, नवज्वर, राजयक्ष्मा, कास, श्वास, गलग्रह, गलगंड, श्लीपद, प्रमेह, मंदाग्नि, विरुद्धाजीर्ण, विसूचिका, अल्सक, विषपीत, विषदग्ध, विद्रधि, मुख प्रसेक, अधोगत रक्तपित्त, अर्श, हृल्लास, अरुचि, अविपाक, अपची, अपस्मार, उन्माद, अतिसार, सोफ, पांडु, मुखपाक, स्तन्य दुष्टि और कफज व्याधि, ठीक है।
तो ये इतनी सारी डिजीजेस हैं जिसमें आप लोग वमन कर्म के लिए जा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आपके पास इनमें से कोई भी डिजीज लेके आ रहा है, कंप्लेन लेके आ रहा है, तो आप उसको वमन कर्म के लिए बोल सकते हैं। इन सारी डिजीजेस में वमन कर्म बहुत ही फायदेमंद होता है। ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी आपको देखने हैं, कौन से केसेस में आपको वमन नहीं कराना है। देखिए, क्षत क्षीण हो, बहुत ज्यादा मतलब वीक पेशेंट हो, उसके धातु क्षय हो गए हो, तो वहां पे आपको नहीं कराना है। अति स्थूल, बहुत ज्यादा मोटा हो, अति कृश हो, बाल हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, दुर्बल हो, श्रांत हो, थका हुआ, पिपासित हो, क्षुधित हो, कर्महत हो, भारहत हो, अध्वहत हो, मतलब ये इससे बहुत एकदम वो टूट गया, जैसे बोलते हैं ना, इतना काम कर करके वो एकदम ही वीक हो गया है। देन उसके बाद नंबर 13 देखिए, उपवासित, बहुत ज्यादा उपवास में हो, मैथुन प्रशक्ता, अध्ययन प्रशक्ता, व्यायाम प्रशक्ता, क्षाम हो पेशेंट, चिंता प्रसक्त हो, गर्भिणी हो, समृद्ध कोष्ठ हो, दुष्छर्दन हो, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त हो, उसे प्रशक्त छर्दी हो, ऊर्ध्ववात हो, आस्थापित हो, आस्थापन उसका हो चुका है, तो उसके बाद फिर वमन नहीं कराना है आपको। हृदरोग हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कार्डियक पेशेंट हो तो उसको भी आपको वमन कर्म नहीं कराना है। अनुवासित हो, अनुवासन कर्म जिसका हो गया है, उसको भी नहीं कराना है वमन। उदावर्त हो किसी को, मूत्राघात हो, प्लीहा दोष, गुल्म, उदर रोग, अष्ठिला, स्वरोपघात, तिमिर, शंख सिर शूल, कर्णशूल और अक्षीशूल, ठीक है। तो इन रीजंस में अगर पेन हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में आपको वमन कर्म नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसमें से पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कौन से डिजीज में आपको वमन कर्म नहीं कराना चाहिए। इस तरह से इसमें से जो भी डिजीज दिया हो तो वो आपको चूज करना है। ओके, इसके बाद देखिए क्या आता है, वमन विधि। वमन विधि आपकी अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर 18 में बताई गई है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताई गई है। तो मैंने वो श्लोक यहाँ पे आपके लिए डाला है ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि वमन विधि के बारे में हमारी संहिताओं में क्या बताया गया है। तो देखिए क्या लिखा है, अथ साधारणे काले स्निग्ध स्विन्नं यथा विधि, यानी साधारण काल में आपको वमन कराना है, ठीक। स्निग्ध स्विन्नं यथा विधि, जिसका स्नेहन हो चुका हो, स्निग्ध हो गई हो उसकी बॉडी, और स्विन्नं यानी स्वेदन भी हो चुका हो। यथा विधि, जिस विधि से बताया गया है स्नेहन और स्वेदन कराने का, उस विधि से आपको स्नेहन स्वेदन करा देना है पेशेंट का। उसके बाद क्या लिखा है, देखिए, स्ववम्यम उत्कृष्ट कफम, तो इसका कफ उत्कृष्ट हो, मतलब कफ इसका बढ़ा हुआ हो। मत्स्य माश तिलाधि भी, कैसे बढ़ा होगा, मछली और मांस यानी उड़द की दाल से बना हुआ कुछ आपको उसको खिलाना है, या फिर तिल आदि से खिलाना है, जिससे भी आप कफ की वृद्धि करा पाए। उसको कफज रोग है, उसके कफ को क्या करना है और आपको बढ़ाना है ये सारी चीजें खिला के पहले दिन, ठीक है। तो स्नेहन स्वेदन हो गया पेशेंट का, 7 दिन सपोज स्नेहन स्वेदन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस दिन आपको वमन कराना है उसके पहले दिन रात में आपको ऐसे कफवर्धक आहार विहार उसको कराने हैं, ठीक है, जिसमें मछली, मांस, तिल, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद देखिए सेकंड लाइन पे जाते हैं, निशा सुप्तंग सुजीर्ण अन्नंग, तो निशा मतलब रात में उसको अच्छे से सुलाना है, सो जाए वो अच्छे से। सुजीर्णान्नं पूर्वाह्ने कृत मंगलम, तो पूर्वाह्न में जब वो उठता है सुबह, पूर्वाह्न में उसको उठाना है और उसका अन्न जो उसने खाया हो पहले एक रात पहले, तो वो अच्छे से जीर्ण हो गया हो, ये देखना है कि उसका अन्न जीर्ण हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आप पूर्वाह्न में मंगल कर्म कराएं, ठीक है, पूजा पाठ करा के थोड़ा उसको वमन के लिए प्रिपेयर कराएं। उसके बाद क्या दिया है, निरन्नम इशत स्निग्धं वा पेया पीत सर्पिसम, तो निरन्नम मतलब आपको उसके बाद सुबह उसको अन्न नहीं देना है, या फिर आप क्या दे सकते हैं, इशत स्निग्धं वा पेया, तो पेया आप उसको पिला सकते हैं थोड़ा सा स्निग्ध करके, या फिर पीत सर्पिशम, तो सर्पी घृत के साथ आप थोड़ा सा पेय बना के उसको पिला सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, देखिए, वृद्ध बाल अबल क्लिब भीरून रोगान अनुरोधतः, तो वृद्ध हो, बाल हो, अबल हो, क्लिब हो, भीरू हो, रोग का अनुरोध करने वाला हो, ठीक है। आकंठ पायितान मध्यं क्षीरम इक्षु रसं रसम,
तो ऐसे अगर रोगी हो उनको क्या करना है, आकंठ कंठ तक आपको मद्य पिला देना है। ठीक है, मद्य पिला दीजिए, क्षीर दूध पिला दीजिए, इक्षु रस पिलाइए या फिर रसम यानी मांस रस आप पिला सकते हैं। यथा विकार विहितांग मधु सैंधव संयुतम। ठीक है, तो मधु और सैंधव मिला के आपको ये पिलाना है, जो विकार रहित हो, विकार विहितांग हो, मधु और सैंधव मिला के आप ये मद्य, क्षीर, इक्षुरस, मांसरस ये सब पिला सकते हैं। कोष्ठम विभज्य भैसज्य मात्रांग मंत्रा भी अभिमंत्रितम। तो जो जितना आपको मेडिसिन देना है ना, ये जो दूध पिला के वमन करा रहे हैं, इक्षुरस पिला के वमन करा रहे हैं, ठीक, तो ये सारा आप क्या करें, मंत्र से अभिमंत्रित करें। ठीक है, तो मेडिसिन जितने भी हैं आपके पास उसको अभिमंत्रित करके पिलाइए। तो ये एक मान्यता है, मंत्र का जो असर होता है वो बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव रिजल्ट होता है उसका। तो हमेशा आप जो भी मेडिसिन आप पेशेंट को दे रहे हैं उसको हमेशा अभिमंत्रित करके दीजिए। ठीक है, कुछ मंत्र उसमें पढ़ के दीजिए। उसके बाद क्या करना है, प्रांग मुखं पायेत पीतो मुहूर्तम अनुपालयेत। तो ये आकंठ कंठ तक ये पीना है और पीने के बाद प्रांग मुख यानी पूर्व की ओर मुंह करके इसे पीना है। ठीक है, मुहूर्तम अनुपालयेत, उसके बाद एक मुहूर्त तक आपको वेट करना है। ओके, एक मुहूर्त कितना होता है, 48 मिनट्स का होता है। ओके, तो इतना आपको वेट करना है। उसके बाद क्या करना है, तन्मनाह। तन्मनाह मीन्स आपको पूरा मन अपना उसी कर्म में लगाना है कि अब मैं उल्टी करने वाला हूँ। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपको उल्टी सही से नहीं आएगी, है ना। तो तन्मनाह जात हृल्लास प्रशेक छर्दये ततः। तो क्या होगा, हृल्लास होगा, है ना, उसको नौशिया होने लगेगा, प्रसेक उसको होने लगेगा। प्रशेक मीन्स सलाइवेशन को हम लोग बोलते हैं, सलाइवेशन। तो सलाइवेशन उसको स्टार्ट हो जाएगी, नौशिया होने लगेगा जब वो इसके बारे में सोचेगा, है ना। और प्रसेक छर्दये ततः, उसके बाद ही उसको छर्दी आएगी, उसको वोमिट होगी, है ना। तो इसके बारे में उसको पूरे मन से पूरे ध्यान से करना है। ऐसा नहीं कि वो दवाई पी के बैठ के मोबाइल देख रहा है, रील्स चला रहा है, उसमें कभी भी वमन उसका सही से नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा मन उसका प्रोसीजर पे ही होना चाहिए। अंगुलिभ्याम अन्यास्तो नालेन मृदुना, अथवा अगर उसको मतलब वमन की फीलिंग नहीं आ रही है तो क्या कर सकते हैं, अंगुली से या फिर नाल से। नाल यानी कमल नाल बताया गया है, कमल का नाल आप यूज कर सकते हैं जो कि मृदु हो। कोई भी मृदु कुछ इरिटेटिंग ऑब्जेक्ट आप लेके गले में आप डाल सकते हैं। ठीक है, गल तालु अरुजन, ऐसी चीज आप लें जिससे गले में या तालु प्रदेश में पेन ना हो। तो गले में आप उंगली डाल के या फिर कमल नाल डाल के उसको वमन के प्रोसीजर को इनिशिएट कर सकते हैं, स्टार्ट करा सकते हैं। ठीक है, वेगान प्रवृत्तान प्रवर्तयन, वेगान अप्रवृत्तान प्रवर्तयन। तो वेग से आप करा सकते हैं अप्रवृत्तान, अगर उसको वमन प्रवृत्ति नहीं आ रही है, ठीक नहीं आ रही है, तो आप उसको प्रवर्तन करा सकते हैं गले में, तालू में थोड़ा सा इरिटेशन करा के। ओके, तो ये प्रोसीजर है, इसके आगे और भी है, मैं आपको बताती हूँ इसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपको ये मंत्र बताया गया है कि जो औषध आपने बनाई है उसको अभिमंत्रित करना है। तो क्या मंत्र है, ओम ब्रह्म दक्ष अश्वि रुद्रेन्द्र भूचंद्रार्क अनिला अनलाः ऋषयः सौषधि ग्रामा भूत शंघाश्च पान्तु वः रसायनम इवर्षीणाम अमराणाम इवामृतम सुधेव उत्तम नागानां भैसज्यम इदम अस्तुते। ठीक है, तो ये एक श्लोक है, एक मंत्र है जिससे आप मेडिसिन को अभिमंत्रित कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 3 मंत्र दिए गए हैं। ओके, ये पहला मंत्र है, या फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओम नमो भगवते भैसज्य गुरवे वैडूर्य प्रभराजाय तथागतायार्हते सम्यक संबुधाय तद्यथा, ये दूसरा मंत्र है। और तीसरा मंत्र क्या है आपका, ओम भैसज्य भैसज्य महाभैसज्य समुद्रते स्वाहा। ओके, तो इनमें से कोई भी मंत्र आप बोल के उस मेडिसिन को आप अभिमंत्रित कीजिए। कोई भी मेडिसिन, आप प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, अगर प्रेस्क्रिप्शन के टाइम पे आप इनमें से कोई भी एक मंत्र मन में आप बोल के प्रेस्क्रिप्शन लिखिए, उससे जो मेडिसिन की इफेक्टिवनेस होती है वो काफी बढ़ जाती है। ट्राई करके देखिए और हमें जरूर बताइए कि आपको क्या रिजल्ट मिला।
सो इसके बाद देखिए क्या हुआ, आपने मंत्र पढ़ दिया, औषध रेडी कर दिया, उसको पिला दिया मंत्र पढ़ के, उसके बाद क्या हुआ, प्रवर्तयन प्रवृत्ताश्च जानु तुल्यासने स्थित। तो वमन की प्रवृत्ति होने वाली है ये जान के आपको क्या करना है, मतलब पेशेंट बोलेगा कि अब मुझे उल्टी आ रही है, आपने सब किया, आपने वेट किया, उसके बाद 1 मिनट तक वेट किया, और फिर अगर प्रवृत्ति नहीं आई तो आप किसी कमलनाल या उंगली से गले का इरिटेशन करा के भी उल्टी करा सकते हैं। तो पेशेंट जब बोले कि अभी मुझे उल्टी आने लगी है, तो जानु तुल्य आसने स्थिते, जानु तुल्य मीन्स नी जॉइंट, उसका नी जॉइंट जहां तक हो उतने हाइट की चेयर पे, आसन पे उसको बिठाना है, ठीक। तो जानु तुल्य आसने स्थिते उभे पार्श्वे ललाटं च वमता आस्य धारयेत्। तो वमतश्च आस्य धारयेत्, तो जिसका वमन हो रहा है उसके पार्श्व को और ललाट को सपोर्ट देना है हाथ से, ठीक है। तो जो अटेंडेंट हो वो उसको पकड़े, उसके ललाट को पकड़े, फोरहेड पे एक हाथ रखे और फिर उसको आप क्या वमन कराइए, ठीक है। प्रपीड़ये तथा नाभिं पृष्ठिं च प्रतिलोमतः। तो प्रतिलोम यानी उल्टी गति में नाभि और पीठ को दबा दबा के, प्रपीड़यत यानी दबा दबा के आपको वमन कराना है, ठीक। ये इसका प्रोसीजर है पूरा, वमन विधि कैसे वमन आपको कराना चाहिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और क्या दिया गया है इसमें, कफे तीक्ष्ण उष्ण कटुके, अगर कफज रोग है बहुत ज्यादा तो उसमें तीक्ष्ण उष्ण और कटु मेडिसिन आपको यूज करनी चाहिए। पित्ते स्वादु हिमेरिति, पित्तज रोग है तो उसमें स्वादु यानी मीठा, मधुर और हिम ठंडा, तो ऐसे गुण वाले औषध आपको यूज करने हैं वमन कराने के लिए। वमेत स्निग्ध अम्ल लवणे संसृष्टे मारुता कफे, मारुत और कफ, वायु और कफ का जहाँ पे संश्लिष्ट हो, दोनों ही दोष बढ़े हुए हो, वहां पे स्निग्ध अम्ल और लवण रसयुक्त द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। पित्तस्य दर्शनं यावत् छेदो वा श्लेष्मणो भवेत्। सो पित्त दर्शन जहाँ हो जाए, यानी जब वो वमन कर रहा है तो पित्त वमन जब हो जाए, और छेदो वा श्लेष्मणो भवेत्, श्लेष्मणो मीन्स कफ के टुकड़े उसमें आने लगे, छेदो टुकड़े, ठीक है, बलगम जैसा उसमें आने लगे, कफ के टुकड़े आने लगे, तो उतने ही देर तक आपको उसको वमन कराना है। आई होप आपको वमन विधि समझ में आ गई होगी, तो ये आप लोग जरूर पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, और बुक में भी आप लोग जाके देखिएगा, उसमें भी बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है संहिता में। उसके बाद देखिए क्या है, सम्यक वमन लक्षण एज पर चरक। तो वमन सही से हो गया करके कैसे पता चलेगा, यहाँ पे फोटो में आप लोग देखिए कैसे इन लोगों ने, ये अटेंडेंट जो है कैसे, देखिए माथे पे इन्होंने हाथ रखा हुआ है, पीठ की मालिश कर रहे हैं, है ना, हाथ से उसको सपोर्ट दे रहे हैं और वो वमन कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से आपको ये कराना है। सो आइए देखते हैं सम्यक वमन लक्षण क्या क्या है यहाँ पे। काल वेग प्रवृत्ति, कफ वात पित्त हरण, स्वयं अवस्थानम, हृदय शुद्धि, पार्श्व शुद्धि, मूर्धा शुद्धि, श्रोत शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, लघुता, कार्श्य दौर्बल्य, कफ संश्र स्थान और आनति महति व्यथा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर उसको डिजीज कंडीशन हो, बहुत ज्यादा वो तकलीफ में हो, डिस्कम्फर्ट हो उसको, तो वो सारा उसमें चला जाता है, उसको बहुत ही हल्का फील होने लगता है, ठीक है। तो तब पता चलता है कि वमन सही से हो गया है। उसके बाद क्या है, असम्यक वमन लक्षण, अगर वमन सही से नहीं हुआ हो तो उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे, वेग अप्रवृत्ति, वेग उसका सही से नहीं आता है, जो वमन जो वॉमिट वो कर रहा है वो सही से वेग नहीं आता है। केवल औषध प्रवृत्ति, सिर्फ अगर मेडिसिन निकल गई उसके बाद कोई दोष नहीं निकले तो वो भी असम्यक माना जाएगा। वेग विबंध, वेग अगर रुक जा रहा है, बहुत रुक जा रहा है, तो या फिर बीच में ही रुक गया और वेग नहीं आया तो उसको भी असम्यक माना जाएगा। हृदय विशुद्धि, हृदय अविशुद्धि, ठीक है, हृदय अगर विशुद्ध ना हो। श्रोत अशुद्धि, गुरु गात्र, बॉडी हैवी लगे, हल्का ना लगे, स्फोट हो जाए, कोट हो जाए या कंडू हो जाए, तो ये स्किन मैनिफेस्टेशंस हैं, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि असम्यक वमन लक्षण में स्फोट, कोट और कंडू ये सारे लक्षण भी आते हैं, खुजली होने लगती है, ठीक है, और ये स्फोट जो इरप्शंस होने लगते हैं बॉडी पे, स्किन पे, तो ये सारे असम्यक वमन लक्षण में आते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अति वमन लक्षण,
अगर अति वमन हो गया, असम्यक में मतलब कम वमन होगा, जितना आपका वेग आना चाहिए उतनी शुद्धि उसकी नहीं होगी। अति वमन में क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा वमन होने लगे तो फेनिल वमन आएगा, झाग युक्त वमन होने लगा, या फिर रक्त चंद्रिका युक्त वमन होने लगा, तृष्णा बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, मोह होने लगा, मूर्छा बेहोश होने लगेगा, वो बात उसका बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाएगा, निद्रा हानि होगी और बल हानि हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के अगर लक्षण आने लगे तो ये समझना चाहिए कि अति वमन हो गया है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसको वॉमिटिंग हो गई है। उसके बाद देखिए वमन व्यापद बताए गए हैं चरक अनुसार। तो वमन का प्रोसीजर अगर सही से ना कराएं, आप प्रॉपरली ना कराएं, तो क्या क्या व्यापद उसमें हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उसमें आता है आधमान, परिकर्तिका, परिश्राव, हृदग्रह, अंगमर्द, जीवादान, उद्भ्रंश, स्तंभ, उपद्रव और क्लम। ओके, तो ये 10 व्यापद बताए गए हैं। इसमें जीवादान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, परिकर्तिका भी पूछा जाता है, परिश्राव, हृदग्रह भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। वमन व्यापद में ये वर्णन किया गया है। जीवादान का मतलब क्या होता है, जीवादान का मतलब होता है ब्लड वॉमिटिंग, तो जहाँ पे वॉमिट में ब्लड आने लगे तो उसको हम लोग जीवादान बोलते हैं। इसके बाद क्या है, पश्चात कर्म। ठीक, तो वमन के पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन आपने करा दिया, वमन आपने करा दिया, वमन के बाद क्या कराना है, आप अच्छे से शुद्धि हो गई। उसके बाद पश्चात कर्म में क्या आता है, संसर्जन क्रम इसको बोलते हैं। पश्चात कर्म में संसर्जन क्रम आ जाता है। तो संसर्जन क्रम में क्या कराना चाहिए, देखिए प्रधान शुद्धि अगर हो तो 7 दिन तक उसको संसर्जन क्रम मेंटेन करना चाहिए। पहले दिन इवनिंग में आपको पेया पिलाना है, सेकेंड डे भी पेया कंटिन्यू करना है, थर्ड डे में विलेपी पिलानी है सुबह शाम, फोर्थ डे में सुबह विलेपी पिलाना है, शाम को अकृतयूष। अकृत और कृत मैंने आपको बताया था, अकृत में कोई भी तेल मसाला छौंक नहीं लगता है और कृत में थोड़ा सा छौंक लगा के आप दे सकते हैं। फिफ्थ डे में आप कृतयूष दे सकते हैं दोनों टाइम। सिक्स्थ डे में आपको अकृत मांस रस देना है, सुबह और शाम को कृत मांस रस आप दे सकते हैं। सेवेंथ डे में कृत मांस रस आपको सुबह देना है और शाम को आप उसका नॉर्मल डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये बताए गए हैं कुछ आपके संसर्जन क्रम में किस तरह से आप उसको खिला पिला सकते हो। क्योंकि क्या होता है, शोधन जब हम लोग करते हैं, वमन करा दिया तो उसके बाद उसकी भूख ना अचानक से कम हो जाती है, क्योंकि पूरा पेट उसका जैसे बोलते हैं ना सफाई हो गई, तो पूरी सफाई होगी। उसके बाद जो नॉर्मल अग्नि उसकी रीगेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके लिए हल्का खाना, सुपाच्य लघु आहार उसको देना चाहिए और धीरे 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 उसको बढ़ाते हुए नॉर्मल डाइट पे उसको लेके जाना चाहिए। अचानक से अगर आप नॉर्मल डाइट दे देंगे तो वो हजम नहीं कर पाएगा और फिर क्या होगा, और आपने जो वमन कराया वो भी आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, फिर से उसको दिक्कत होने लगेगी। फिर देखिए सेकंड में मध्यम शुद्धि आती है। मध्यम शुद्धि में 5 दिन का संसर्जन क्रम मेंटेन किया जाता है। पहले दिन पेया देना है, दूसरे दिन सुबह पेया, शाम को विलेपी, तीसरे दिन सुबह विलेपी, शाम को अकृतयूष, और फिर चौथे दिन क्या करना है, सुबह कृतयूष देना है, शाम को अकृत मांस रस देना है, और फिफ्थ डे में कृत मांस रस देना है सुबह और शाम को नॉर्मल डाइट आपको देना है। उसके बाद देखिए अवर शुद्धि। अगर अवर शुद्धि हुई है, बहुत ही कम वेग आए हैं अवर शुद्धि में, तो वहां पे 3 दिन का ही संसर्जन क्रम आप करा सकते हैं। 3 दिन में फिर सब नॉर्मल हो जाता है। 3 दिन में पहले दिन इवनिंग में आपको पेया देना है, सेकेंड डे मॉर्निंग में विलेपी देनी है, इवनिंग में कृत अकृत यूष आप दे सकते हैं, थर्ड डे में कृत अकृत रस मांस रस आप दे सकते हैं और शाम को नॉर्मल डाइट आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके पश्चात कर्म में आता है वमन कर्म में, जिसको हम लोग संसर्जन क्रम बोलते हैं। ठीक, तो ये टर्म आप लोग याद रखिएगा, मैं इसको लिख देती हूँ, संसर्जन क्रम। ओके, कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं लिखना है, ये कर्म नहीं है, ये क्रम है। तो ये क्रम में होता है, एक लाइन में ये दिया जाता है, इसलिए इसको क्रम बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आई थिंक आपको वमन कर्म सही से समझ में आया होगा। वमन कर्म एक तरह का पंचकर्म का प्रधान कर्म होता है, जिसमें
आप वॉमिटिंग करा के मुंह से सारे दोषों को बाहर निकालते हैं ना। और भी हमने आज बहुत सारी और चीजें पढ़ी कि उसमें क्या क्या द्रव्य यूज किया जाता है, कैसे किस विधि से वमन कराया जाता है। तो अगले क्लास में हम लोग फिर इसके बाद वाला जो प्रोसीजर है विरेचन वो पढ़ेंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कोई भी पंचकर्म का प्रोसीजर आप कराओ, उसमें पहले आपको स्नेहन स्वेदन कराना कंपलसरी है। पूर्व कर्म और पश्चात कर्म आपको कराना ही है, ठीक है। पश्चात कर्म में आपका संसर्जन क्रम आ जाता है। तो संसर्जन क्रम में यही है, लघु आहार में बहुत सारी वेराइटीज बताई गई हैं, तो उसी का जो आपका टेबल है उसी के अकॉर्डिंगली आपको पेशेंट को खाने को देना है, ठीक है। तो वो उसको इजिली डाइजेस्ट भी कर लेता है और उसकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उसकी अग्नि है जठराग्नि, वो अच्छे से सिक्रेशन भी होने लगती है, अच्छे से उसकी अग्नि प्रदीप्त भी हो जाती है, ओके। और वो डिजीज फ्री महसूस करता है, उसकी बॉडी एकदम हल्की महसूस करती है। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बिल्कुल हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस क्लासेस शेयर करिएगा। और प्लेलिस्ट में जाके आप दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज क्लासेस अपलोड की गई हैं, तो वो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। और हमें जरूर बताइएगा कि आप लोग वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन से ईयर में पढ़ते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ कहाँ हमारी वीडियोस पहुंच रही है ना। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को मेरा नमस्कार।